हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वाणिज्य गुरु। मैं प्रशांत चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है साझेदारी की विशेषताएं। साझेदारी क्या है, इसके बारे में हम अपने पिछले वीडियो में डिटेल कर चुके हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलकर कोई धंधा करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, जिससे होने वाले लाभ को वो आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, तो उसे साझेदारी कहा जाता है। ठीक है, आज हम देखेंगे साझेदारी की विशेषताएं। साझेदारी की विशेषताओं में पहली विशेषता होती है, जैसे कि उसके अर्थ, उसकी परिभाषा से ही समझ में आया, दो से अधिक व्यक्ति। दो से अधिक व्यक्ति साझेदारी की पहली विशेषता, प्राथमिक विशेषता है कि कम से कम दो व्यक्ति होते हैं साझेदारी में। अधिकतम 50 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 सदस्य साझेदारी व्यवसाय के लिए अनिवार्य होता है। इसकी दूसरी विशेषता है समझौता, एग्रीमेंट, करार। साझेदारों के मध्य व्यापार के संचालन के संबंध में लाभ हानि कैसे बांटेंगे, इसके संबंध में समझौते का होना आवश्यक है। जब तक वो आपस में कोई समझौता नहीं करेंगे, तब तक साझेदारी व्यापार प्रारंभ नहीं हो सकती। साझेदारी का जन्म ही समझौते से होता है। बिना समझौते के साझेदारी संभव नहीं है। तीसरी विशेषता है लाभार्जन, लाभ कमाने का उद्देश्य। तीसरा जो विशेषता है वो है लाभ कमाने का उद्देश्य, है ना। लाभ मतलब जो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, आपस में उन्होंने समझौता भी किया, पर अगर वो लाभ नहीं कमाना चाहते हैं, मान लो कि हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में, है ना, गणेश चंदा के लिए कुछ युवा आपस में मिलकर या किसी अन्य त्योहार के, अन्य राजनीतिक कार्य के लिए मिलकर कोई काम कर रहे हैं, तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगा, क्योंकि उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। दो से अधिक व्यक्ति हो, आपस में समझौता हो, और साथ ही साथ क्या हो, लाभ कमाने का उद्देश्य हो। व्यापार लाभ कमाने के लिए ही किया जाता है। तो यह एक महत्वपूर्ण विशेषता हो गई, लाभार्जन, लाभ कमाने का उद्देश्य। अब अगली विशेषता है, उद्देश्य तो लाभ कमाना है, लाभ कमाने के लिए काम कर रहे हैं, पर वैधानिक रूप से लाभ कमाना यह भी एक अनिवार्य इसकी विशेषताओं में शामिल है। अगर कोई व्यक्ति अवैधानिक रूप से कार्य कर रहे हैं, तो उनका कार्य साझेदारी नहीं कहलाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि चंगू मंगू दोस्त हैं, और उन्होंने आपस में यह समझौता किया, यह तय किया कि चलो दोनों पैसा मिलाते हैं और पैसा मिलाकर एक व्यापार करते हैं। अब दोनों ने यह तय तो कर लिया कि वो व्यापार करेंगे। कैसा व्यापार करेंगे? अब चंगू कहता है मंगू से कि भाई हम गांजा बेचेंगे। तो अब आप बताइए कि यह गांजा बेचने का कार्य क्या साझेदारी व्यापार के तहत आएगा? क्या नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनका उद्देश्य वैधानिक नहीं है, जायज नहीं है। अवैधानिक उद्देश्य के लिए किया गया कार्य साझेदारी में शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो साझेदारी व्यवसाय के लिए अगली विशेषता है, इंपॉर्टेंट विशेषता है, वैधानिक उद्देश्य का होना। वैधानिक उद्देश्य के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता हम देखते हैं, व्यापार का संचालन। व्यापार कैसे संचालित होगा? कम से कम तो 2 व्यक्ति, अधिक 10, 20, 30, 40, क्या 40 व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार एक साथ कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आज मैं माल बेच लिया, कल राम को पारी दे दिया मैं, चलो तुम बेचो जाओ, आज का पैसा मैं रख लिया, कल राम रख लेगा, परसों मोहन रख लेगा? क्या ऐसा हो सकता है क्या व्यापार में? नहीं। व्यापार का संचालन कुछ व्यक्तियों द्वारा ही हो सकता है, तभी उसमें और वो व्यापार सफल हो सकता है। तो उसके लिए क्या है, व्यापार का संचालन करने का अधिकार तो सबका होता है, सब उसको संचालित कर सकते हैं सैद्धांतिक रूप से। लेकिन व्यवहार में क्या होता है कि कुछ
सदस्य व्यापार का संचालन सबकी ओर से करते हैं, सबके एजेंट के रूप में कार्य करते हुए वो व्यापार का संचालन करते हैं। अगली विशेषता, हमारा अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है हमारा पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं। ध्यान दीजिएगा, बिना पूंजी के भी साझेदार बना जा सकता है। सभी सदस्यों के लिए पूंजी का लाना अनिवार्य नहीं है, पूंजी लगाना सभी साझेदारों के लिए अनिवार्य नहीं है। कुछ ऐसे भी सदस्य हो सकते हैं जो बिना पूंजी के साझेदार हों, उनमें कुछ ऐसी योग्यता है, कुछ ऐसी क्वालिटी है जिसके लिए हमने उनको अपना पार्टनर बनाया है। तो ऐसी स्थिति में हम उनकी योग्यता का लाभ लेने के लिए, उनकी कुशलता का लाभ लेने के लिए, जो उनमें कौशल है, जो स्किल है, उसके लिए हमने उसे पार्टनर बनाया है, ना कि पूंजी के लिए। तो बिना पूंजी के भी सदस्य बना जा सकता है, साझेदारी में शामिल हुआ जा सकता है। फिर अगली विशेषता है अनुबंध करने की क्षमता, एग्रीमेंट। अनुबंध, ऐसा व्यक्ति जो अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है वह व्यक्ति साझेदार नहीं बन सकता। साझेदारी की विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है कि जो व्यक्ति साझेदार बन रहा है उसमें अनुबंध करने की क्षमता हो। किस व्यक्ति में अनुबंध करने की क्षमता होती है? ऐसे व्यक्ति में जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो। हमारे भारतीय कानून के अनुसार उस व्यक्ति के द्वारा किया गया हमारा एग्रीमेंट वैध माना जाएगा, कानूनी माना जाएगा, जो कम से कम 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता हो। दूसरी शर्त क्या होती है कि उसका मानसिक स्थिति सही हो। अगर हम किसी पागल व्यक्ति के घर को अपने नाम पर करा लें, भले ही हमने उसको पैसा दे दिया और उसकी रजिस्ट्री हम अपने नाम पर करा लिए, अगर वो व्यक्ति पागल है, वो दिमागी रूप से बीमार है, तो हम उस एग्रीमेंट के बदले में उसके दम पर हम उसके जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को अपने नाम पर करवा तो लिए, लेकिन उसे मान्य नहीं कर सकते। कोर्ट उसे स्वीकार नहीं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से बीमार है, पागल है, वह व्यक्ति एग्रीमेंट करने की योग्यता नहीं रखता। और जब उसमें योग्यता ही नहीं है तो हमने उसके साथ जो अनुबंध किया, जो एग्रीमेंट किया, वो फाल्स हो जाएगा, फर्जी हो जाएगा। ठीक है। फिर अगली योग्यता क्या होती है? एग्रीमेंट करने की अगली योग्यता होती है दिवालिया नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति जिससे हम एग्रीमेंट कर रहे हैं वह व्यक्ति दिवालिया नहीं होना चाहिए, है ना। कानून द्वारा अयोग्य घोषित ना किया गया हो। जिस व्यक्ति को कानून ने अनुबंध करने के योग्य नहीं समझा, अनुबंध करने की उसकी जो पात्रता थी उसे कानून ने समाप्त कर दी, उस व्यक्ति के साथ हमारा किया गया अनुबंध अवैध माना जाएगा। तो जिस व्यक्ति में ये सारी पात्रता, योग्यताएं होंगी, वह व्यक्ति साझेदार बन सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं है वो कभी भी साझेदार नहीं बन सकता। अगली विशेषता है ना, व्यक्ति ही सदस्य। अगली विशेषता ये कि व्यक्ति, सदस्य का व्यक्ति होना आवश्यक है। कोई संस्था, कोई वस्तु या किसी स्थान का नाम, है ना, इनको हम साझेदार नहीं बना सकते। एक व्यक्ति, वास्तविक व्यक्ति, राम, मोहन, श्याम, सीता, गीता, है ना, ऐसे कोई व्यक्ति हो, वही व्यक्ति साझेदार बन सकते हैं। किसी संस्था को हम साझेदार नहीं बना सकते, किसी फर्म को हम साझेदार नहीं बना सकते। हमारी अगली विशेषता है एजेंट और मालिक दोनों का संबंध। एक साझेदार जो होता है वह अपने फर्म का, अपनी साझेदारी व्यापार का एजेंट होता है। एजेंट कैसे होता है? जिस प्रकार से एक एजेंट अपने मालिक के दिए गए कार्यों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होता है और एजेंट के कार्यों के लिए उसका स्वामी उत्तरदायी होता है, उसी प्रकार से साझेदार भी फर्म के कार्यों के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साझेदार क्या है? एजेंट है और साथ ही साथ वो क्या है? मालिक भी है, उसने पूंजी लगाई है, व्यापार का स्वामी है वो। तो हमारी अगली विशेषता कहती है कि साझेदार
फर्म का एजेंट भी होता है और स्वामी भी होता है, दोनों होता है, वो मालिक भी है और एजेंट भी है, प्रतिनिधि भी है। हमारी अगली विशेषता क्या है? हमारी अगली विशेषता है कि व्यवसाय का होना आवश्यक है। अगर दो दोस्त मिलकर दोनों पैसा लगाते हैं और तय करते हैं कि चलो आज हम मेला देखने चलते हैं, उन्होंने देखो दो लोग हैं, पहली शर्त पूरी कर ली, दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो लोग हैं, उन्होंने समझौता भी किया और मेला देख के जो भी उनको आनंद की प्राप्ति होगी, ठीक है, तो उन्होंने समझौता किया, उनका काम भी वैधानिक है, हम अवैध नहीं घोषित कर सकते उनके काम को, पैसा भी दोनों मिला रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके बीच में कोई व्यवसाय नहीं है, व्यापार नहीं है, इसलिए उनका कार्य हम साझेदारी में, पार्टनरशिप में नहीं रख सकते, उसको हम साझेदारी नहीं मानेंगे, क्योंकि साझेदारी के लिए व्यवसाय का होना आवश्यक है। धार्मिक कार्य के लिए या सामाजिक कार्य के लिए अगर व्यक्ति मिलकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, कुछ नियम बना रहे हैं, उनके कार्य को हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते, क्योंकि वहां व्यवसाय नहीं है। व्यवसाय का होना पार्टनरशिप के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे है लाभ का विभाजन, है ना। लाभ कमाना तक तो ठीक है, लाभ कमा रहे हैं, लेकिन जो लाभ कमा रहे हैं उस लाभ का विभाजन भी आवश्यक है। लाभ प्राप्त कर लिए, है ना। फिर एक छोटा सा उदाहरण हम देखते हैं। एक व्यक्ति है जो पैसा लगाया, दूसरे व्यक्ति ने भी पैसा लगाया, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, खेती का कार्य कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं। अब जब फसल पैदा पूरी तरह से तैयार हो गई, पक गई, अब फसल पकने के बाद जब उसे मंडी में बेचा गया, जो भी पैसे मिले, अगर उसे कोई अकेला व्यक्ति रख ले, एक व्यक्ति अकेले रख ले, तो ये साझेदारी नहीं कहलाएगी। फिर ये उसे बंधुआ मजदूरी तरह से उससे काम कराया और जैसे लाभ मिला, सारा का सारा लाभ उसने स्वयं रख लिया। तो ऐसे कार्य को भी हम साझेदारी नहीं सकते, क्योंकि वहां पे उनके बीच में लाभ का विभाजन नहीं हो रहा है। लाभ को एक व्यक्ति रख ले रहा है, आपस में लाभ बंटना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, चाहे लाभ किसी भी अनुपात में बटे, कम के अनुपात में बटे या अधिक के अनुपात में बटे, लाभ का विभाजन आवश्यक। अगली विशेषता हम देखते हैं, अगली विशेषता हमारी होती है असीमित दायित्व। साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड समझते हैं ना, जैसे अनलिमिटेड आपको नेट पैक मिलता है, अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है, इसी तरह से साझेदारी में जो उनका दायित्व है वह भी अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड होता है कैसे? फर्म के ऋणों के लिए, फर्म को चलाने के लिए समय समय पर जरूरत पड़ती है पूंजी की, धन की। पूंजी तो पहले व्यापारियों ने लगा दिया, बाद में आवश्यकता पड़ने पर जो धन लगाया जाता है वो लोन लेकर, कर्ज लेकर, ऋण लेकर प्राप्त किया जाता है। ऐसे ऋण की भरपाई करना, ऐसे ऋण को चुकाना, यह साझेदारों का दायित्व होता है। अगर व्यापार की सारी संपत्ति बेचने के बाद भी उस दायित्व की पूर्ति नहीं हो पाई, कर्ज पूरा नहीं हुआ, तो क्या होगा? साझेदारों को अपने घर से पैसे लाकर उस ऋण को पूरा करना होगा, क्योंकि इनका दायित्व असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है, उसका अनलिमिटेड है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि साझेदारों का दायित्व जो होता है वो असीमित होता है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, हमने साझेदारी की विशेषताएं देखी। साझेदारी की विशेषता में एक सामान्य छोटा सा रिवीजन, दो से अधिक व्यक्ति, उनके बीच में आपसी समझौता होने के साथ साथ लाभ कमाने के लिए होना चाहिए। ठीक है, लाभ भी कमाएंगे और वैधानिक रूप से काम करेंगे, अवैधानिक रूप से नहीं, गांजा वांजा बेच के नहीं, है ना, वैधानिक रूप से काम करेंगे। व्यापार को सब चला सकते हैं या सबकी ओर से कोई व्यक्ति चला सकते हैं। पूंजी लगाना जरूरी नहीं है, कुछ व्यक्ति अपनी मेहनत, अपने कौशल का प्रयोग करते हुए साझेदारी में शामिल हो सकते हैं, पूंजी की आवश्यकता अनिवार्य नहीं होती है।
अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। व्यक्ति ही सदस्य हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। एजेंट और स्वामी दोनों का दायित्व वो निभाता है, मालिक भी है और एजेंट भी है। व्यवसाय का होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिना व्यवसाय के, है ना, बिना व्यवसाय के साझेदारी नहीं हो सकती। अब व्यवसाय जरूरी नहीं है कि वो सामान ही बेचें, दाल चावल शक्कर बेचें, कपड़ा बेचें, टेबल कुर्सी बेचें, जरूरी नहीं है। वो अपनी सेवाओं का भी आदान प्रदान कर सकते हैं, वो भी व्यवसाय की श्रेणी में आता है। लाभ का विभाजन, लाभ को बांटेंगे, अकेले नहीं रखेगा, बंधुआ मजदूर नहीं रखा है, उसने पार्टनर रखा है, साझेदार रखा है, तो लाभ का विभाजन होगा, चाहे बराबर बांटे या अलग अलग अनुपात में बांटे। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है अनलिमिटेड, असीमित दायित्व। दायित्व उनका सीमित नहीं होता है। तो ये है हमारा दोस्तों साझेदारी की विशेषताएं। आपको इसे रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। अगर आप एक बार समझेंगे तो कई सालों तक आप उसे याद रख सकते हैं। रटेंगे तो 4 महीने बाद, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद भूल सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके इसके बारे में जरूर बताइए। अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई दुविधा है, तो भी आप कमेंट करके हमसे उसे पूछ सकते हैं। और अपने जो भी आपके मन में इस वीडियो के प्रति, है ना, अच्छा बुरा जैसा भी आपके मन में विचार आया, वो आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।